अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि जो राइस का ट्रेडर है, यानी कि जो फार्मर है जिसने चावल बनाए हैं, यानी कि ग्रोअर है, उसने जब चीज़ें सेल की ट्रेडर को, फैक्ट्री मिल्स को या होलसेलर को, तो उसमें उसकी जो टैक्सेशन है वो किस तरह होनी है। तो टैक्सेशन में जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि सेल टैक्स है, उसके बाद इनकम टैक्स है। तो हर स्टेज पे पूरे सप्लाई चेन में किसान से लेके एंड कंज्यूमर तक किसने कितना इनकम टैक्स विदहेल्ड करना है और किस किस स्टेज पे कैसे कैसे जमा करवाना है और सेल टैक्स की रिटर्न किसने फाइल करनी है। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरे लेक्चर में हम ये सीखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी विदहोल्डिंग कैसे है, उसकी टैक्सेशन कैसे है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों शामिल है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि इससे अगले जो लेक्चर्स हैं, जो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कंपनीज़ के ऊपर जो अब मैंने एक सेक्शन स्टार्ट किए हैं कि हर एक जितने भी पाकिस्तान में मैक्सिमम बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो हर बिज़नेस के ऊपर एक लेक्चर बनाया जाए कि उसकी प्रॉपर टैक्सेशन कैसे होती है। तो जो लोग ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनको तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, और लेकिन जो यहाँ पे कुछ लेक्चर्स इस चैनल पे अवेलेबल होंगे जो मैक्सिमम मैं समझूंगा कि जो मैक्सिमम बिज़नेस ऑपरेट हो रहे हैं और जो एक कंफ्यूजिंग चीज़ होगी इनकम टैक्स या सेल टैक्स में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो टैक्सेशन है उसमें इनकम टैक्स और सेल टैक्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो हम पोर्शन देखेंगे वो हम इनकम टैक्स का देखेंगे। तो इनकम टैक्स में होलसेलर है, रिटेलर है। जो इनकम टैक्स में नॉर्मली डिस्कस किया जाता है पॉइंट, वो 2 तरह के जो पॉइंट होते हैं। एक होते हैं कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न हमने कैसे फाइल करनी है, और एट सोर्स जो टैक्स है उसको किस फॉर्म में डिडक्ट करना है, यानी कि सेक्शन 153 के अकॉर्डिंगली हमने टैक्स को किस तरह डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर होलसेलर है, ट्रेडर है या रिटेलर है, अगर तो उसका एनुअल जो टर्नओवर है वो लेस देन 100 मिलियन है, तो इसका मतलब वो तो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, उसने अगर चीज़ें परचेज़ की हैं, आगे सप्लाई चेन की मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट आप अभी ज़हन में रखें, तो उसने अगर लेस देन 100 मिलियन है तो उसने जो टैक्स है वो विदहेल्ड नहीं करना। तो इसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई क्लियर रूल तो नहीं बताए, लेकिन जो लास्ट ईयर की जो सेल है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 100 मिलियन है तो इसका मतलब ये है कोई इस साल में विदहोल्डिंग एजेंट होगा। उसके बाद आता है कि अगर कंपनी है और एओपी है, वो अगर चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं या दे रहे हैं तो वो रिगार्डलेस ऑफ द टर्नओवर वो विदहोल्डिंग एजेंट है। अब इस 3 जो क्राइटेरिया मैंने अभी जो डिस्कस किए हैं, इसको बेस बना के हम आगे जो एग्जांपल है उसको हम पूरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि सप्लाई चेन में किस तरह किस किस पार्टी ने कहाँ पे टैक्स विदहेल्ड करना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ग्रोअर है, यानी कि फार्मर है। ठीक है, इसने राइस बनाने के बाद इसने या तो वो ट्रेडर को सेल करेगा या वो क्या होगा डायरेक्ट फैक्ट्री या मिल में सेल करेगा। ठीक है, ट्रेडर से मुराद ये है कि अगर आपने देखा है कि हमारे जो रूरल एरिया देहाती इलाके हैं वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो डायरेक्ट किसान से चीज़ें खरीदते हैं और आगे उसके बाद या वो क्या करते हैं, वो ये डायरेक्ट फैक्ट्री को सेल करते हैं। तो या फैक्ट्री के जो कंसर्न स्टाफ है वो डायरेक्ट उन्होंने फार्मर के साथ एग्रीमेंट किए होते हैं कि जब भी आपके चावल तैयार हों आप हमें डायरेक्ट सेल करें। तो इस केस में जो फार्मर है, यहाँ पे अगर हम एक चीज़ अगर आपको मैं यहाँ पे वो एक नोटिफिकेशन दिखाऊं, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रेडर है जब ये पेमेंट करेगा फार्मर को, तो क्या ये फार्मर का टैक्स विदहेल्ड करेगा। ठीक है, अगर ये फैक्ट्री है और ये विदहोल्डिंग एजेंट है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसका ये कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है और रिटेलर या ट्रेडर भी हो सकता है, लेकिन ये विदहोल्डिंग एजेंट है। तो क्या जब ये फैक्ट्री फार्मर को पेमेंट करेगी तो उसने उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है, क्योंकि बेसिकली तो ये परचेज़ है। तो परचेज़ के ऊपर सेक्शन 153 ये कहता है कि आपने रिलायबल, अगर वो परचेज़ लायबल फॉर विदहोल्डिंग है तो उसके ऊपर आपने प्रॉपर टैक्स विदहेल्ड करना है, अदरवाइज़ जो पेमेंट कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितना भी टैक्स होगा वो उससे रिकवर किया जाएगा। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए एक सेक्शन है जो पार्ट स्केड्यूल 2 है, उसमें पार्ट 4 के अंदर एक क्लाउज मेंशन है 12, जिसमें ये कहा गया है कि अगर फार्मर से आप डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली जो ग्रोअर है उससे चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं करना, यानी कि एग्जम्पशन है बेसिकली 153 की, तो फिर आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक प्री सेट उन्होंने रूल के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इस सर्टिफिकेट को अगर आप फिल करेंगे, प्रोवाइडेड
कि ये सर्टिफिकेट अगर फिल हुआ होगा तो उसके ऊपर टैक्स की विदहोल्डिंग अगर नहीं भी होगी तो जब आपका कभी सब्सिक्वेंट ऑर्डर निकलेगा तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखा सकेंगे, जिसकी वजह से आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्डिनेंस के कुछ यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्ट सेकंड और जो स्केड्यूल सेकंड और पार्ट 4 में मेंशन है द प्रोविजन ऑफ क्लाउज 1 सेक्शन ऑफ सेक्शन 21 एंड क्लाउज ए ऑफ सब सेक्शन 1 of section 150 shall not apply where agriculture produce is purchased directly from the grower or such produce subject to the provision of the certificate by the grower to the withholding agent in the following format। अब फॉर्मेट क्या है उसका सर्टिफिकेट का, उसका जो फॉर्मेट अगर हम देखें तो ये फॉर्मेट है कि ये इसके अंदर वो सर्टिफाई करेगा, उसका आईडी कार्ड नंबर मेंशन होगा, इतनी क्वांटिटी है, इतनी प्राइस है और ये लैंड से डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं, उसमें साइन होंगे, अंगूठा वगैरह लगा होगा। तो ये एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है। जैसे हम टैक्स जमा करवाने के बाद सर्टिफिकेट या CPR रखते हैं तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है जो हमें सपोर्ट करेगा फ्यूचर में जब हमारा सब्सिक्वेंट ऑर्डर वगैरह निकलेगा तो उसमें हम दिखा सकेंगे कि इस क्लाउज या इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने टैक्स विद नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोअर ने या तो ट्रेडर को सेल किया या फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री अगर विदहोल्डिंग एजेंट है या ट्रेडर का अगर ग्रेटर देन 100 मिलियन बिजनेस है तो वो डायरेक्ट इनसे जो टैक्स जो इनको पेमेंट करेंगे, बेसिकली ये सारी पेमेंट्स कैश में होती हैं क्योंकि इनके फार्मर के अकाउंट वगैरह अगर हों भी तो ये नॉर्मली कैश में डील करते हैं। एज़ पर जो हमारा ट्रेंड है उसके मुताबिक ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ फार्मर ऐसे हैं जो चेक भी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 80 to 90% ये कैश के अंदर बिजनेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विदहोल्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद जो फैक्ट्री है ये क्या करेगी, ये वैल्यू एडिशन करेगी, यानी कि इसने चावल को साफ भी करना है, पॉलिश करना है, बनाना है, उसके बाद इसको पैक करना है। तो ये करने के बाद ये किस तरह आप सेल करेगी, या तो ये कर देगी होलसेलर को जो इसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या फिर एक डायरेक्टली एंटिटी यानी कि होटल वगैरह को सेल कर देंगे जो होटल ऑपरेट कर रहे हैं, और या फिर ये एक्सपोर्ट कर देगी फैक्ट्री। ठीक है, अब ये होलसेलर है, ये आगे किसको सेल करेगा, रिटेलर को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी सप्लाई चेन में जब फैक्ट्री होलसेलर को सेल करेगी, अगर होलसेलर का कंपनी या AOP नहीं है और इंडिविजुअल है और इसका टर्नओवर ग्रेटर देन 100 मिलियन है, तो इसने जब पेमेंट करनी है तो इसने 1.5% राइस की जो पेमेंट्स के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है अंडर सेक्शन 153। अगर ये ATL में इसका नाम है, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट में नाम है, तो अगर ATL में नाम नहीं है तो ये रेट 3% हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगा। तो इसका सेम अगर इसने होटल या रेस्टोरेंट को सेल किसी भी डायरेक्ट सेल किया है, तो अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में 100 मिलियन से लेस देन है तो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी और AOP हैं तो रिगार्डलेस ऑफ द इनकम टर्नओवर उन्होंने जब पेमेंट करनी है तो 1.5% अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, और अगर वो नहीं है तो 3% टैक्स विदहोल्ड करके फैक्ट्री को पेमेंट करनी है। तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो ये जो मैन्युफैक्चर की जो पार्टी होगी ये होगी एडजस्टेबल टैक्स में, और बाकी जितने भी सप्लाई चेन के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में फॉल करेंगे, मिनिमम टैक्स में। यानी कि ये जो टैक्स होगा सारे सब के लिए, यानी कि होलसेलर के लिए भी, होटल के लिए भी, ये सारे के सारा, और रिटेलर के लिए भी सारे के सारा क्या है, मिनिमम टैक्स। अब जब होलसेलर ने एक चीज़ परचेज़ की, उसके बाद उसने सेल की रिटेलर को, तो रिटेलर का अगर ये बड़ा रिटेलर है, उसका बिजनेस ग्रेटर देन 100 मिलियन है, तो फिर ये क्या करेगा, जब टैक्स पे करे, जब इसको पेमेंट करेगा तो ये भी 1.5% टैक्स विदहेल्ड करेगा अगर वो उसका नाम ATL में, अगर नहीं है तो वो 3% हो जाएगा। उसके बाद ये रिटेलर क्या करेगा, जनरल पब्लिक में सेल कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर ने फैक्ट्री या ट्रेडर को सेल किया, उसके बाद ट्रेडर ने होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने या तो एक्सपोर्ट किया होगा या डायरेक्ट किसी एंटिटी को सेल कर देगा, या होलसेलर को सेल करेगा, होलसेलर ने अगर रिटेलर को सेल किया, रिटेलर ने आगे एंड कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो ये तो थी विदहोल्डिंग का सारा कॉन्सेप्ट के किस किस स्टेज पे कितना कितना टैक्स विदहेल्ड होना है और किस किस रूल के अकॉर्डिंगली होना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जी किसने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में हमने क्या करना है। तो ये था जी फैक्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं होलसेलर, और यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सबकी काउंटिंग हम अगर हम सेव करें तो हम होलसेलर, ट्रेडर या रिटेलर है। तो ये लोग किस में फॉल करेंगे, सारे के सारे मिनिमम टैक्स में, और ये किस में होंगे, एडजस्टेबल टैक्स में। तो इसी तरह ये सारे अपना अकाउंट्स बनाएंगे, सेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल होगा, GP होगा, एक्सपेंसेस होंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। उसके बाद क्या होगा कि अब मिनिमम टैक्स इनके लिए क्या है, राइस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे ये 0.25%, या अगर ये बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी में अगर आ रहे हैं तो 29%, या 17% जो ऑर्डिनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है। इन तीनों में से जो हाई होगा वो गवर्नमेंट को
पे किया जाएगा। तो सेम इस केस में ये अगर होलसेलर हैं या ट्रेडर हैं या रिटेलर हैं तो इनके लिए 0.5 जो है 25 जो है मिनिमम टैक्स होगा। उसके बाद ये स्लैब रेट अप्लाई करेंगे तो उनमें से जो हायर टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप एट सोर्स किस तरह हमने इनकम टैक्स की विथहोल्डिंग करनी है, और ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि एनुअल जब इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि एडजस्टेबल टैक्स में भी सेल का सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जीपी का रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होगा। इसी तरह मिनिमम में सारा यहाँ पे जो सेल परचेज हो रही है उन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और सेकेंडली जो जब आपने सेल को यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो ये कम्बिनेशन होगा किसका, कि जो मंथली सेल टैक्स रिकन्सिलेशन में क्या होगा, STR यानी कि सेल टैक्स रिटर्न में आपने क्या डिक्लेयर किया है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सेल आ रही है और बैंक स्टेटमेंट में क्या अमाउंट क्रेडिट हो रही है। तो तीनों की एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनने के बाद एक कंबाइंड फिगर बनेगी जो हम सेल में इसको डिक्लेयर करेंगे। ये क्यों मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम बड़ी डिटेल से प्रॉपर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमने कैसे रिकन्सिलेशन करनी है, तो सब्सिक्वेंट जब नोटिस आपको आएंगे तो उसमें एक तो आपकी रिटर्न देखी जाती है, आपका सॉफ्टवेयर का डाटा देखा जाता है कि आपकी इनकम का लेजर क्या कह रहा है, और एक बैंक का डाटा देखा जाता है कि बैंक में कितनी अमाउंट आई है। तो अगर उनकी प्रॉपर रिकन्सिलेशन आप एट द टाइम ऑफ रिटर्न बना लेंगे तो आपको सब्सिक्वेंट जो नोटिस है वो इजीली आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कई लोगों का ये आता है कि जी सॉफ्टवेयर में डाटा वही होता है जो रिटर्न में आता है, तो ऐसा नहीं होता। सम टाइम जब 6 मंथ से ज़्यादा आपकी कोई सेल रिटर्न आती है और आप सिस्टम FBR का सिस्टम जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आप जो क्रेडिट या डेबिट नोट करते हैं वो विदिन 6 मंथ उठाता है। तो अगर वो ग्रेटर देन 6 मंथ है यानी कि लेस आपको 6 महीने के बाद रिटर्न वापस आ रही है तो सिस्टम में तो बेसिकली आप उसको रिटर्न लेंगे लेकिन वो FBR के अंदर रिटर्न नहीं एडजस्ट हो सकेगी। तो उसकी प्रॉपर एक रिकन्सिलेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल FBR के अंदर सेल आ रही होगी 100 रुपये की और यहाँ पे हो सकता है 50 रुपये की रिटर्न आफ्टर 6 मंथ रिटर्न हो जाए, तो सिस्टम के अंदर जो सेल होगी वो नेट सेल होगी 50 की। तो इसका मतलब 50 की एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन होगी कि ये वो ट्रांजैक्शन है इस डेट को रिटर्न हुई, लेकिन सिस्टम में चूँकि हम 6 माह की लिमिटेशन की वजह से एडजस्ट नहीं कर सकते थे FBR के सिस्टम में, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में तो आएगी क्योंकि एक्चुअल में स्टॉक रिटर्न हुआ है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हमने ये देखा कि प्रॉपर जो एनुअल कैलकुलेशन है उसमें किस किस स्टेज पे हमने क्या क्या डाटा मेंटेन करना है। अब आता है कि जी ये डाटा जो पूरा रिकॉर्ड आपने पूरा रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने डिक्लेयर करनी है उसके पीछे प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए और ये 5-6 साल तक आपने मेंटेन करना है। जब आपको फ्यूचर में नोटिस आए तो आप प्रॉपरली उसको डिफेंड कर सकें, उसका रिप्लाई बना सकें। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो सेल टैक्स रिटर्न के लिए एक सिंपल सी आप चीज़ याद रखें कि जितना भी राइस है फार्मर से लेके एंड तक वैल्यू एडिशन करने के बाद जितना भी आप सेल कर रहे हैं वो सारे के सारा क्या है, एग्जम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं है। अगर तो आप सिर्फ राइस का बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर STR नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप राइस का बिज़नेस भी कर रहे हैं जनाब, उसके अलावा कुछ ऐसा बिज़नेस भी कर रहे हैं जो टैक्सीबल है, फॉर एग्जांपल आप कोई जूस का काम भी कर रहे हैं, बेवरेज का काम भी कर रहे हैं, तो वो टैक्सीबल है, तो फिर आप STR नंबर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल इस केस में आप ये करेंगे कि अगर आपकी टोटल सेल है लेट से 200 मिलियन, तो उसमें से 50 मिलियन राइस की है और 150 मिलियन है जूस की, तो फिर आपको टोटल जो सेल है 200 मिलियन ये रिटर्न में दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये टैक्सीबल आपकी हो जाएगी, यानी कि आप जो भी आपका डिफ़ॉल्ट रेट होगा लेट से 17% रेट है उस पर आप शो करेंगे और ये जो सेल होगी ये आप एग्जाम्प्ट में सेल करेंगे। तो जब आप कम्बिनेशन में आएंगे एनुअल रिटर्न के ऊपर तो सेल का जो कम्बिनेशन होगा वो 150 होगा राइस का और एक होगा 150, तो टोटल जो है 200 आपकी रिटर्न के साथ इनकम मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनकम टैक्स में सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अब क्लियर होंगी कि इनकम टैक्स में सबसे पहले हमने ये देखा कि जो प्रॉपर एट द सोर्स हमने टैक्स कैसे विदहेल्ड करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि जी किस सप्लाई चेन के अंदर किसने कितना टैक्स विदहेल्ड करना है और किस तरह उसके ऊपर क्या क्या रूल इंप्लीमेंट है। और डायरेक्ट अगर ग्रोवर को हम पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर अगर प्रॉपर हम सर्टिफिकेट फिल करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। अंडर स्केड्यूल सेकंड स्केड्यूल और पार्ट 4 और क्लाउज 12 के अकॉर्डिंगली हम उसकी एग्जम्पशन हमारे पास अवेलेबल होगी। उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी सप्लाई चेन में एडजस्टेबल हैं और कौन कौन से मिनिमम हैं और उनके एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है और सेल टैक्स रिटर्न किस किस ने फाइल करनी है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे जो लिंक में नंबर अवेलेबल है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। मैं कोशिश ये करूँगा कि जो प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनको तो ऑलरेडी मैं काफ़ी एग्जांपल करा चुका हूँ और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगा कि जो मैक्सिमम पाकिस्तान में बिज़नेस हो रहे हैं उसके ऊपर हर बिज़नेस के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर बनाया जाए ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ या इवन जब आप काम भी कर रहे हों तो आपके पास मैक्सिमम नॉलेज हो कि ये इसकी प्रॉपर स्टार्ट से लेके बेसिक से लेके पूरे सप्लाई चेन में कैसे कैसे इसकी इनकम टैक्स की विथहोल्डिंग हो रही है। तो इसको समझने का और बनाने का पर्पज़ असल में ये था कि यहाँ पे
नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोशिश करूँगा कि हर स्टेज पे उसकी हम डबल एंट्री भी रिकॉर्ड करते जाएं, ताकि जो सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग है वो भी आपकी क्लियर होती जाए। और इसमें इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक अवेलेबल है, जो फेसबुक का पेज है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। उसके ऊपर भी काफ़ी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। और फर्दर अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी हैं तो मुझे उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।